अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मौसूम महदी आपकी खिदमत में हाजिर है। उमर अकमल ने खुद पर 3 साल पाबंदी के लिए केस लड़ने का ऐलान कर दिया और उन्होंने एक वकील भी कर लिया जो कि हाई प्रोफाइल वकील हम समझे जाते हैं। और पिछले हफ्ते हमने आपको एक खबर भी इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने नाज़रीन को एक खबर ब्रेक की थी कि उमर अकमल ने एक हाई प्रोफाइल शख्सियत से अपना केस लड़ने के लिए रब्ता किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की तनख्वाहों को बढ़ाने का फैसला कर लिया है, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं किया। कहा जा रहा है कि ऐलान बाद में किया जाएगा। साथ साथ खबर ये भी है कि कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 फास्ट बॉलर्स ने ग्रुप लेफ्ट किया है, जो कि फिटनेस के हवाले से ग्रुप बनाया गया था। 30 खिलाड़ी उस ग्रुप में शामिल थे। तो इस हवाले से बात करेंगे आज के शो में इन टॉपिक्स पर, लेकिन उससे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। टॉप स्टोरीज आपने देखी। उमर अकमल के फैसले से या उमर अकमल की खबर से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। शो में हमारे साथ बात करने के लिए साबिक क्रिकेटर मौजूद हैं। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट पर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं, उनके तबसरे सुने जाते हैं, माने जाते हैं और अब उन्होंने अपना एक सिलसिला भी शुरू करने वाले हैं। तो ताहिर खान साहब, आपको शो में वेलकम करेंगे। और पिछले हफ्ते हमने अपने नाजरीन को खबर ब्रेक की थी कि बाबर अवान उमर अकमल का केस लड़ने जा रहे हैं और आज इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऐलान किया कि उमर अकमल ने इस केस में लड़ने का फैसला किया है। तो क्या समझते हैं इस केस के हवाले से कि कितना आगे जाएगा और कितने नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, बात ये मोहसिन के ये अपील अगर उन्होंने की है तो बहुत ही मशवरात के बात की होगी, क्योंकि जैसे कामन अकमल जो उनके बड़े भाई हैं उन्होंने भी कहा था कि हम बैठ के मशवरा करेंगे और फिर डेफिनेटली हम अपील करेंगे। ये पहले ही उमर अकमल ने इंडिकेशन कर दी थी कि हम अपील करेंगे। अब जब ये बाबर अवान इतने मशहूर ज़माना वकील हैं और उन्होंने उनको हायर किया है और ऑब्वियसली जो उनकी प्रोफाइल है वो किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। अब ये देखना है कि ये किस चीज़ पे हाइल कर रहे हैं, किस चीज़ पे अपील कर रहे हैं, कि ये 3 साल पे अपील कर रहे हैं, क्योंकि जो एलिगेशंस लगे हैं एंटी करप्शन की तरफ से उमर अकमल पे कि उन्होंने जो उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था, ना इन्फॉर्म करने पे उनको 3 साल के बैन हुआ है। एक तो मैं समझता हूँ, हमने लास्ट टाइम भी ये जिक्र किया था कि जो पहले जो लड़के थे जब उन पे कम करके इस पे उमर अकमल पे ही आपने 3 साल की पाबंदी क्यों लगाई हुई है? एक तो ये सवाल है, इस पे डेफिनेटली ये बाबर अवान साहब भी ये सवाल ज़रूर उठाएंगे। अब ये देखना है कि जो रिकॉर्डिंग्स की हम बात कर रहे थे, कि जो रिकॉर्डिंग्स बीच में आई थी कि जो रिकॉर्डिंग उमर अकमल ने सुनी, जब आधे में उन्होंने रोक दी गई, उन्होंने कहा नहीं है थोड़े मेरे फैमिली इश्यूज हैं। तो देखिए ये भी क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि वहाँ पर हो सकता है उमर अकमल को ये हो कि यार मेरी फैमिली को शायद ये चीज़ें ना पता लगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, आप इंसान की अपनी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि ये ओपन एयर, क्योंकि जब आप एक बयान चल पड़ता है तो आपको पता है कहीं ना कहीं से सोर्सेज के तौर पर वो बयान सामने बाहर आ जाता है। कहा जाता है कि करने से पहले भी इंसान को सोच लेना चाहिए। डेफिनेटली देखें कि अब बात यह है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं और जब आप उमर अकमल ने ही कई जगह पे बताया है और जो मैंने पढ़ा भी है कि काफ़ी जगह पे मुझे आया, मैंने खुद इन्फॉर्म किया भी है बोर्ड को, ऐसी जगह पे काफ़ी बोर्ड को किया भी है, कई जगह पे नहीं भी किया, कई जगह मैंने नहीं समझता कि ज़रूरी है करना। लेकिन बीइंग अ प्लेयर, अगर आपको कोई भी इस किस्म की कोई ऐसी इंडिकेशंस दे रहा है तो आपको काम है फ़ौरन इन्फॉर्म करना। मैं ये समझता हूँ, जो मेरी बीइंग अ प्लेयर, अगर जो मैंने जितने भी क्रिकेट खेल लिया, अगर मुझे कोई ऑफर करेगा मैं तो स्ट्रेट अवे PCB को बोलूँगा कि जी ये एंटी करप्शन यूनिट ये लीजिए, ये नंबर्स पे मुझे ये चीज़ें आई हैं या ये लोग मुझे मिले, आप इन पर प्लीज़ देखें, क्योंकि मुझे अपनी क्रिकेट पर फोकस करना है। ये सारी चीज़ें। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, फजलुर रहमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। सर मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे पास स्टार हीरो प्लेयर खेलने चाहिए, जैसे कि अपना जुल्करनैन हैदर। स्टार हीरो प्लेयर होते क्या, मैं सर आपको बताता हूँ। स्टार हीरो प्लेयर वो होते हैं जिनकी हाइट भी ठीक हो, खूबसूरत भी हो और प्लेयर भी हो। हमें ऐसे प्लेयर चाहिए। ये नहीं हमें चाहिए कामरा अकमल, हमें नहीं चाहिए, हमें उमर अकमल नहीं चाहिए, हमें सरफराज नहीं चाहिए, हमें फफाद आलम भी नहीं चाहिए। हमें स्टार हीरो प्लेयर चाहिए, खेलने चाहिए जो खूबसूरत प्लेयर हों सर। तो कौन है उनके नाम, अगर आप लेना चाहें किसी प्लेयर का? सर स्टार हीरो प्लेयर हमारे पास इतने आए थे, सरफराज ने खिलाए नहीं, जैसे बिलाल आसिफ थे, इतने प्यारे हमारे स्पिनर बॉलर थे, उसको चांस नहीं दिया। उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सर 5 विकेटें ली थी और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उसने 5 विकेटें ली थी। उसके बाद वो बेचारा गायब भी हो गया। सरफराज ने स्टार हीरो प्लेयर खिलाई नहीं। हमें आप ये अपना जो हमारे कोच हैं मिसबा लगी है, हम स्टार हीरो प्लेयर दोबारा लेके आ रहे, जैसे कि मोहम्मद इरफान को लेके आए थे। ये हमें उम्मीद है कि ये अच्छा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बिलाल आसिफ को दोबारा टीम में लाना चाहिए सर।
जी बिल्कुल, आपका सवाल हमने लिया, ताहिर से इस पे बातचीत करेंगे। ताहिर, बिलाल आसिफ का इन्होंने सवाल किया कि बिलाल आसिफ को, और हमने देखा है डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है उनकी, तो लोग अब चाहते हैं कि नए क्रिकेटर्स, नए चेहरे जो है सामने आए जो परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक में, उनको वो नेशनल टीम में भी देखना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए ऑब्वियसली जब बिलाल को चांस मिला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसने अपनी स्पिनिंग दिखाई भी थी और विकेटें भी ज़्यादा विकेटें ली थी। बात यह है कि जब नेक्स्ट टूर था इनका साउथ अफ्रीका का, तो वहाँ जो हमारे फॉर्मर जो कोच थे मिकी ऑर्टो साहब, तो उन्होंने ये कहा कि जब इनको रेस्ट दिया गया, उन्होंने कहा कि जी वो पिचेस स्पिनर को सूट नहीं करती हैं। यासिर शाह को वो लेके गए, लेकिन इसको बिलाल आसिफ को लेके गए कि ऑफ स्पिन को वो सूट नहीं करते। तो मैं तो बीइंग प्लेयर और जो हेड कोच की थिंकिंग होती है, ये बेसिकली गलत थिंकिंग है। अगर आपकी नेगेटिविटी आपके जहन में आ गई है कि जी कि ऑफ स्पिनर साउथ अफ्रीका के पिचेस पे नहीं कर सकता, इंग्लैंड के पिचेस पे नहीं कर सकता, या आपका ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे नहीं कर सकता, ये गलत है। सकलैन मुश्ताक आपके पाकिस्तान से सारी सरजमीन के पिचेस पे जाके खेले और परफॉर्म किया उस बंदे ने। वहां पर मुश्ताक अहमद भी इनके साथ, जहां स्पिनिंग ट्रैक होता था वहां 2 स्पिनर के साथ पाकिस्तान खेलता था। तो ये जो बात है कि ये कहना कि जी ये ऑफ स्पिनर का चांस इन पिचेस पे नहीं होता, मैं समझता हूँ ये गलत चीज़ है और ये हटना चाहिए। बिलाल आसिफ के पास क्रिकेट बहुत पड़ी हुई है, काफ़ी अरसा हो गया है, कोई टीम में ऑफ स्पिनर हमें नहीं दिख रहा। सईद अजमल के बाद अगर कहा जाए तो कोई उस तरीके का, उस पाए का, जिस तरह आप बात कर रहे हैं सकलैन मुश्ताक वगैरह की, तो उस तरीके का हमें कोई ऑफ स्पिनर अभी तक टीम में दिख नहीं रहा। देखिए उस वक्त मोहसिन बात क्या थी कि उस वक्त जो लीगल एक्शन का प्रॉब्लम आया हुआ, तो उस वक्त आपके बहुत सारे ऑफ स्पिनर्स आपके हट गए, क्योंकि वो जो आपका दूसरा जब से इंट्रोड्यूस हुआ था कि दूसरा करना तो दूसरा करना इतना आसान नहीं होता। जो लीगल एक्शन वाला होता है और जो बचपन से जिस बिलाल के एक्शन पे भी जो है बिलाल के एक्शन में होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो रिस्ट से करता है। रिस्ट बेसिकली इसकी वो रिस्ट मूवमेंट होती है जिससे वो ऑफ स्पिन करता है। मैं नहीं समझता कि इसका एक्शन क्लियर है, और क्योंकि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इसने फाइनल में परफॉर्मेंस की थी और आउट आउट किए थे एक इनिंग में। आउट आउट करना एक बड़ी बात होती है, किसी भी एक इनिंग में आउट आउट करना। मैं समझता हूँ कि जब टेस्ट क्रिकेट वापस आएगी सर, तो ये बिलाल आसिफ जरूर टीम में आएगा, और बिलाल टीम में था। साउथ अफ्रीका के जो श्रीलंका जब आई थी तब बिलाल टीम का स्क्वाड का हिस्सा था, क्योंकि यासिर को चांस दे रहे थे, तो इसलिए यासिर की जगह उसको चांस नहीं मिला। लेकिन आई एम श्योर बिलाल आपका टेस्ट स्क्वाड का तो हिस्सा है। बिल्कुल, टेस्ट स्क्वाड का हम उम्मीद करते हैं कि बिलाल आसिफ हिस्सा होंगे। उमर अकमल की बात पे वापस आते हैं। ये जो अपील दायर की है इन्होंने, आप समझते हैं कि इससे कम हो सकती है सज़ा, या फिर सिस्टम से लड़ना मुश्किल है? देखिए डिपेंड करता है कि क्योंकि जिस अपील के अगेंस्ट अब जो ये अपना रिटर्न एप्लीकेशन देंगे वो कितनी स्ट्रांग होगी, कि जो आपके सेंटेंसेस हैं, जो पैराग्राफ्स हैं, उन पैराग्राफ को ये कॉन्फ्लिक्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये बाबर अवान साहब पे और उमर अकमल पे, उमर अकमल, अब जो बयान उमर अकमल में एंटी करप्शन के सामने रिकॉर्ड करवाया था, क्या वही बयान पे वो मौक़िफ़ रहेंगे? वही बयान उन्होंने बाबर अवान को ही बताएंगे? नहीं, डिपेंड करता है उमर अकमल पे कि वो कितने ऑनेस्ट हैं। अच्छा, ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जो उमर अकमल का केस है उसमें 1-2 फ्रेंचाइज के कुछ लोग भी इन्वॉल्व हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे पाकिस्तान सुपर लीग को क्या इफेक्ट होगा या कुछ असर पड़ेगा? देखिए ऑब्वियसली अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बड़ी बदनामी है, क्योंकि आपको पता है ये बातें इस किस्म की फिक्सिंग की, ये पिछले जब से ये प्रॉब्लम आई हुई है कोरोना वायरस की, तो ज़्यादा फिक्सिंग की, ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा सामने आना शुरू हो गई हैं। तो ये पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, ये नहीं होना चाहिए उसूलन। और अगर ऐसा है, अगर कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट है तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और उनका नाम सामने आना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। लेकिन अगर फिर वही नाम सामने आता है तो इससे हमारी लीग की भी बदनामी होगी और फ्रेंचाइज या एटलीस्ट फ्यूचर में फिर आपको भी सिक्योर होगा ना कि हाँ यार, अगर कोई ऐसा सोचता है करने का तो सामने नाम आएगा, उसको सज़ा होगी। तो उसके लिए जो आइंदा आने वाली जो हमारी लीग्स होने वाली हैं, 10-12 साल तक होंगे, 25 साल तक, जब जितने साल भी हों, आपके पास एक एग्जाम्पल सेट होगी कि जी कि फला, अगर किसी फला फ्रेंचाइज के किसी ऑनर ने या किसी बंदे ने ये काम किया तो उसको ये सज़ा मिली थी। अब हमने ये चीज़ नहीं सोचनी, हमने प्योर क्रिकेट पे फोकस करना है। बिल्कुल प्योर क्रिकेट पर फोकस करना है। बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, लेकिन दौरे इंग्लैंड की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि 25 खिलाड़ी जो हैं उसमें लेकर जाए जाएंगे इस दौरे पे। तो ताहिर, आप क्या समझते हैं कि इस दौरे में किन 25 खिलाड़ियों को लेकर जाया जा सकता है? देखिए ऑब्वियसली जो आपका अच्छा ताहिर, आपकी बात काट रहे हैं, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, ताहिर भाई, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। बात यह है कि जो आज आमिर ने जो स्टेटमेंट आया कि जी मिकी आर्थर जैसा कोच ही कोई नहीं, तो मेरे भाई ये पाकिस्तान, हेलो आवाज? जी जी आवाज आ रही है, आप कहिएगा। जी जी, आमिर भाई अपना ये बताएं मुझे मोहसिन भाई कि क्या पाकिस्तान में जो इतने बड़े बड़े नाम थे और इतने बड़े नाम हैं, क्या मिकी आर्थर ने तो पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाही की तरफ ले गया? बिल्कुल
है ना। तो आमिर के इस बयान से मैं बड़ा परेशान हूँ कि आमिर ने किस सेंस में आके ये कहा कि मिकी आर्थर जैसा कोई कोच ही पैदा नहीं हुआ या है ही नहीं। तो भाई ये बातें छोड़ें आमिर भाई, खुदा के लिए। और भी हमारे पास बहुत सारे टैलेंटेड और बहुत सारे में पुराने हैं, हम अपने पाकिस्तानी कोचेज हो तो उन्हें हमारे हारने का भी दर्द हो और जीतने की भी खुशी हो और हारने का भी दुख हो। एक अंग्रेज आया और वो चला गया, उससे तो तबाही के दाने पे पाकिस्तान की क्रिकेट को ले आया। दूसरा ये कि जी उमर अकमल ने जो अपील की है, तो जी उमर अकमल अब कितने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, तो इसके लिए जो है जस्टिस कयूम की जो रिपोर्ट थी, ये सारे एक ही दफा जो है ये इसको लेके आया जाए और इसके अंदर जो ये जो अपना कहते हैं फिक्सिंग का चक्कर है, इसको नेस्त नाबूद कर दें। क्योंकि हम लोग जो है वो बड़े दिल लगा के और बड़े पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। अगर कोई इस किस्म का बयान आता है तो पूरी दुनिया में जो हमारे पाकिस्तानी बैठे हैं, और मुझे अक्सर कॉल भी आती है कि यार ये क्या हो रहा है हमारी क्रिकेट के साथ, तो खुदा के लिए ये इसके बारे में बहुत एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दे फिक्सिंग को, कोई भी करे उसको बिल्कुल खत्म कर दे। थर्डली ये मुझे एक बात और कि जी इंग्लैंड के लिए जो टीम आप लेके जा रहे हैं 25 या 28 आदमियों की है, तो उसमें मैं मोहसिन भाई आपसे आपके चैनल के तवज्जुह से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जी बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं जो नीचे के हैं। जिस तरीके से साद अली है, वो टेस्ट में पाकिस्तान की तरफ से अपना डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म कर चुका है, टॉप भी कर चुका है, तो उसे टेस्ट में आगे लेके आए, नए लड़कों को लेके आए। आप खैर कब तक आप अब जो है नई टीम में नए लड़के लेके आए तो वो परफॉर्म करें इंशाअल्लाह ताला, इंग्लैंड के टूर पे लेके जाएं, क्योंकि इन जैसे टूर पे लेके जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें जो है आगे खेलने का मौका भी मिलेगा और वो परफॉर्म भी करेंगे। तीसरा ये कि इंडिया जो है वो नहीं चाह रहा कि T20 वर्ल्ड कप हो, वो इसलिए कि वो आईपीएल की वजह से कि आईपीएल हो जाए और T20 वर्ल्ड कप ना हो। तो मेरी अपने कहते हैं आईसीसी से भी रिक्वेस्ट है, जो हमारी पीसीबी भी इस बात पे जोर दे कि इंडिया अपने चक्कर में लगाए तो T20 वर्ल्ड कप कैंसिल नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम इंतजार में हैं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इस बार लेके आएगा। और तीसरा ये कि जो सरफराज है हमारे कराची के, सरफराज को जो है वो चांस देना चाहिए। सरफराज अहमद एक अच्छा कप्तान था और कप्तान था जी बिल्कुल, लेकिन उसके साथ जो ये हो रहा है तो वो सही नहीं है। तो आप जो है मेरी ये दो प्लेयर कराची के, एक अपना साद अली और एक सरफराज, इसको आप चांस दें, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान के लिए और भी परफॉर्म करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने सवाल किया। आपके सवाल पे बिल्कुल ताहिर खान का तजिया जानेंगे। और इस वक्त एक वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे। तो कल एक बयान आया था मोहम्मद आमिर का, जिसमें उन्होंने कहा कि मिक्की आर्थर से जैसा बेहतरीन कोच कोई नहीं, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। और ब्रेक के बाद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैज़ान लखानी भी हमें ज्वाइन करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल बात कर रहे थे उमर अकमल के केस के हवाले से ताहिर खान ने अपना मौक़िफ़ दिया था। उसके अलावा कॉलर ने हमें ज्वाइन किया था, उसने भी 3-4 सवाल हमारे प्लेटफॉर्म से अपने राय का इजहार किया था। और उसने कहा था कि मोहम्मद आमिर ने मिक्की आर्थर को बेहतरीन कोच करार दिया है। इस हवाले से भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें सीनियर स्पोर्ट्स से जर्नलिस्ट फैज़ान लखानी ने ज्वाइन किया है। फैज़ान, आपको शो में वेलकम करते हैं। फैज़ान लखानी साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, मुझे भी आपकी आवाज़ आ रही है। हम उमर अकमल के हवाले से बातचीत कर रहे थे, तो आपकी तरफ आऊँगा और ये जानना चाहूँगा कि कैसा देखते हैं इस केस को, कब इसकी हेयरिंग होगी और क्या कुछ और नाम सामने आ सकते हैं इस केस में? देखिए, अभी तो अपील फाइल हुई है और पीसीबी इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर जो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेगा, उसके बाद पता चलता है क्या आगे क्या होगा। और मजीद क्या नाम आना है, वो तो उमर अकमल की अपनी अपील है। और जो तफसीली फैसला था उसमें कुछ नाम को कंसील किया गया था, तो प्रॉब्ली वो नाम भी शायद अब रिवील हो जाए कि वो कौन से नाम थे, क्या थे, जो नाम उस वक्त जाहिर नहीं किए गए थे। बट ये केस इतना आसान है नहीं, या इतना सहल या इतना क्लियर कट है नहीं जितना प्रॉब्ली लग रहा है। तो अब अपील के बाद मजीद चीजें, जब अपील की समाअत होगी उसमें मजीद आर्गूमेंट्स होंगे तो और चीज़ें सामने आएंगी यकीनी तौर पर। ठीक है, जैसे जैसे समाअत होगी वैसे चीज़ें सामने आएंगी। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया था ताहिर खान साहब, कॉलर ने ये बात कही थी कि मोहम्मद आमिर ने मिक्की आर्थर को बेहतरीन कोच करार दिया। तो क्या पाकिस्तान में ऐसे कोई लोकल कोचेज़ नहीं है कि जो रहनुमाई कर सकें?
उसकी एक वजह है ना, उन्होंने बेहतरीन कोच क्यों किया है मोहसिन, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे और मिकी आर्थर उनको खिलाए जा रहे थे। तो कोच हमेशा वही अच्छा होता है प्लेयर के लिए कि जो परफॉर्मेंस ना हो रही है और कोच उसको खिला रहा हो, वो उसके लिए बेस्ट कोच होता है। अभी जब मिकी आर्थर उनको ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप कर देते उस जमाने, अगर जिस वक्त उनसे परफॉर्मेंस नहीं होती थी तो वो वर्स्ट कोच हो जाते। तो एक प्लेयर की साइकी होती है। और रही बात जो क्या नाम है, मोहम्मद आमिर जो बातें कर रहे हैं, वो अप एंड डाउन होते हैं, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस छुपाने के लिए अपनी वो ऐसी चीजें सामने लाते हैं कि कोच की बात कर देंगे, कोई ऐसे प्लेयर की बात कर देंगे, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कभी भी नहीं बताते वो। और यही हाल है जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने खैरबात करके अब जो वाइट बॉल के लिए वो कर रहे हैं। और ये कितना मैं समझता हूँ गलत है उस मौके पे कि जब आपको आपके मुल्क को जरूरत थी, अब आपने टाटा बाय बाय करके आप वाइट बॉल में आ गए। अब आपको फ्रेश ब्लड खिला रहे हैं, अभी जब आपके सीरीज आएंगी, कोई टफ सीरीज आएगी, तब आपका असल इम्तिहान है और फिर पता लगेगा कि जी आपके उन प्लेयर्स ने क्या किया आपके साथ। सही आपने कहा फ्रेश ब्लड खिला रहे हैं। अभी कॉलर ने भी ये बात कही थी कि हम फ्रेश चेहरे, फ्रेश फेसेस देखना चाहते हैं कौमी टीम में। फैजान, आपकी जानिब आऊँगा, यही सवाल करूँगा। मोहम्मद आमिर ने मिकी आर्थर के लिए बात कही कि मिकी आर्थर जैसा कोच मैंने अपनी पूरे करियर में नहीं देखा, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आमिर अपने कैरियर के लिहाज से सही, क्योंकि उन्होंने फिर वुल्मर जैसे कोच के साथ काम नहीं किया। बट मिकी आर्थर बुरे कोच नहीं थे, मैंने उनको काम करते हुए देखा था मुख्तलिफ इवेंट्स में, जो ट्रैवल भी करता हूँ पाकिस्तान टीम के साथ। तो मिकी आर्थर काफी अच्छे और काफी बेहतर कोच थे। मिकी आर्थर की जो एक अच्छी मुस्बत बात थी, वो प्लेयर को कॉन्फिडेंस देते थे। और प्लेयर ऑफ कोर्स बहुत सारे प्लेयर्स इमर्ज हुए, नए प्लेयर्स सामने आए हैं। जिस तरह ताहिर ने बात की कि आमिर को इसलिए अच्छे लगते थे कि आमिर को चांस है, तो फिर आज इफ्तिखार को मिसबा अच्छे लग रहे होंगे। तो ये तो बहरहाल टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद ताहिर एज वेल के प्लेयर को वही कोच अच्छा लगता है जो उसको आगे बढ़ने का मौका देता है। और मिकी ने प्रॉब्ली आमिर को आगे बढ़ने का मौका दिया और उस पर एतमाद किया, इसलिए आमिर मिकी की तारीफ कर रहे हैं। और प्रॉब्ली इसका एक और दबे लफ्जों में एक बिटवीन द लाइंस जो हम कहते हैं वो मैसेज भी हो सकता है मिसबा को कि शायद नो कॉन्फिडेंस वोट मिसबा की जानिब आमिर की तरफ से। और ये पहली बार आमिर ने बिटवीन द लाइंस अपनी राय का इजहार नहीं किया। इससे पहले भी जब इस तरह की कुछ बातें हुई थी, जब इनको टीम से ड्रॉप किया गया था, तब भी सोशल मीडिया पे एक वन लाइनर उन्होंने दिया था, टेस्ट क्रिकेट की वजह से ये हुआ है। तो आमिर प्रॉब्ली अब ज्यादा बोलने लग गए और अपनी राय का खुलकर इजहार करने लग गए हैं। तो और अब कॉन्ट्रैक्ट से महरूम है, तो अब तो कोई शायद पाबंदियां भी ज्यादा तो होगी नहीं उनपे कि वो खुलकर सोशल मीडिया पे अपनी राय का इजहार ना करे। बट जहाँ तक मिकी के एज ए कोच बात है, मिकी एज ए कोच वाकई काफी मेहनती थे और काफी एनर्जी ग्राउंड पे लगाते थे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने में और प्लेयर्स को मैनेज करने में। सही। फैजान का पॉइंट ये है कि मिकी आर्थर ने आमिर को मौका दिया, इसी वजह से वो उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यहाँ जो है कॉलर ने एक ज्वाइन किया में, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आमिर कराची से बात कर रहा हूँ। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? मोहम्मद आमिर कराची से बात कर रहा हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे? यही कह रहा था सर, ये जो आमिर के बारे में हो रहा है और दूसरा सरफराज, इसको कैटेगरी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसको कैटेगरी बी में कर दिया, जबकि टीम का हिस्सा भी है। और मिसबा की कोई पॉलिसी मकसद समझ में नहीं आ रही। मिसबा जब से कोच बने, देख लें क्या हो रहा है टीम का, क्या वकायरून इस पर भी सवालिया निशान है। मकसद अभी तक कोई सामने चीज आ नहीं रही है। सही। आपका सवाल आ गया कि मिसबा की पॉलिसी के हवाले से बात करें। ताहिर, क्या कहेंगे मिसबा की पॉलिसी के हवाले से? अवाम भी यही कह रही है कि उनको समझ नहीं आ रही मिसबा उल हक की पॉलिसीज़। देखिए, मिसबा की जो अपनी जो पॉलिसी है, जो भी उन्होंने मैनेजमेंट का डिस्कस किया हुआ है, ऑब्वियसली वो चीज़ सामने आई है। और जिस तरह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी जो अनाउंस हुआ है एक दिन ताखिर के बाद, तो वो एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जी के जहाँ पर 2 विकेट कीपर उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद हैं, सरफराज और में वो भी मतलब एक ही कैटेगरी में दोनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो मौजूद है ना। सरफराज मींस के वो सरफराज पे अभी तक कॉन्फिडेंस है और उनको वापस लाएंगे। अब वो टेस्ट क्रिकेट में लाते हैं, T20 में लाते हैं या ODI में लाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से किस जगह पे सरफराज को यूटिलाइज करते हैं। अब क्योंकि जो कैप्टन तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, बाबर आजम T20 के हैं, वनडे के आपके बाबर आजम ही हैं और टेस्ट के आपके अजहर अली हैं। तो कैप्टनसी की जो दौड़ थी उससे तो
सरफराज को उन्होंने हटा दिया है, लेकिन बीइंग अ प्लेयर जो सरफराज का एक्सपीरियंस है जो विकेट के पीछे, क्योंकि ऑब्वियसली विकेट कीपर को टीम का बैकबोन कहा जाता है और वहां पर ये जरूर कहीं ना कहीं फायदा जरूर उठाएंगे। और अगर ये टूर होता है इंग्लैंड जाने का, तो वहां मेरी एक अपनी राय है कि वहां सरफराज को जाना चाहिए। बिल्कुल 25 पे जाएंगे 2 विकेट कीपर तो ताहिर खान की राय है कि सरफराज अहमद को इंग्लैंड के टूर पे जाना चाहिए। फैजान, आपके पास आऊंगा, आप जर्नलिस्ट हैं, गहरी निगाह रखते हैं क्रिकेट पर। अभी कुछ दिनों पहले भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि सरफराज अहमद इंग्लैंड टूर पर पाकिस्तान टीम के हमरा होंगे। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? होना चाहिए, सरफराज भी होंगे और फवाद आलम भी टूर पे पाकिस्तान टीम के साथ होंगे। और ऑफ कोर्स एक वाइडर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स टूर करेंगे। 28 प्लेयर 25 से 28 के लगभग प्लेयर्स इंग्लैंड जाएंगे अगर टूर हो जाता है। और अब तक की इंडिकेशन ये है कि टूर होगा। और जहाँ तक बात ये अब भी हो रही थी, और सरफराज डिजर्व भी करते हैं बेहतर कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ कोर्स ए में उन्होंने 3 प्लेयर्स ही रखे, जिसमें 2 तो आपके फॉर्मेट के कैप्टन हो गए। टेस्ट का एक कैप्टन हो गया अजहर अली, हालांकि उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थोड़ी सी अप टू द मार्क नहीं रही। बाबर आजम राइटली देयर, शाहिन शाह अफरीदी हमारे लीडिंग विकेट टेकर राइटली देयर। अगर परफॉर्मेंस की बात परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ये कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो फिर 1-2 प्लेयर्स की कारकर्दगी पर ऑफ कोर्स थोड़ा सा सवाल होता है। इमाद ने परफॉर्म किया है, लेकिन इमाद नीचे आ गए, शादाब ऊपर आ गए। और फिर अपना दीगर प्लेयर्स में भी अगर आप बात करें तो स्टार भी कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। कहा यही जा रहा है कि जिस तरह अभी मैंने एक रेफरेंस में कहा भी कि शायद इफ्तिखार के लिए मिसबा पसंदीदा कोच हो जाए, तो ये भी एक रीजन है। तो बहुत सारे, और ये कोई नई बात पाकिस्तान क्रिकेट में है भी नहीं कि फेवरेट्स को या कुछ ब्लू आइज प्लेयर्स हर किसी के होते हैं, और वो इस रिजिम में भी है। ठीक है। अच्छा फैजान, अगर इस ओवरऑल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज को देखा जाए तो उसमें आपको जो नाम डाले गए हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको कोई ऐसे नाम है जो सरप्राइजिंग लगे हैं? यार मैं समझता था कि हसनैन को मेन कैटेगरी में होना चाहिए था। अच्छा। हसनैन को आपने इमर्जिंग में डाल दिया है। पाकिस्तान खेल चुका है, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल हैट्रिक ले चुका है, तो हसनैन अंदर होना चाहिए था। मतलब ऊपर की 3 कैटेगरी होना चाहिए। अगले सी कैटेगरी में तो हसनैन डिजर्व करता था। और ठीक है, आपने और प्लेयर्स को, रोहिल नजीर को भी आप इमर्जिंग में ले सकते थे। अब इत्तलात ये है कि रोहिल नजीर को प्रॉब्ली जो एक A+ कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक प्लेयर्स को 10 डोमेस्टिक प्लेयर्स को देंगे, उसमें इस तरह हो रहा है कि वो डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक 10 प्लेयर्स से कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करेंगे, जिसको A+ डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट कहा जा रहा है, जिसमें पिछले सीजन के टॉप परफॉर्मर्स होंगे, टॉप बैट्समैन, टॉप बॉलर्स होंगे। फिर वो प्लेयर्स होंगे जैसे फवाद आलम है, खुशदिल शाह है, जो परफॉर्म भी करते आ रहे हैं पाकिस्तान टीम में, इन आउट भी रहे, वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो जाएंगे। फिर अंडर 19 के रोहिल नजीर को वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अंडर 19 के हैदर भी ऑलरेडी इमर्जिंग कॉन्ट्रैक्ट ले चुके। तो इस तरह हर लेवल पे पाकिस्तान को परफॉर्म करने वालों को एक एडेड इंसेंटिव वाला 10 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जिससे आइंदा ये फायदा होगा कि प्लेयर्स में मुकाबला बढ़ेगा और जो परफॉर्म करेगा उसको इजाफी मराहत। लेकिन फैजान भाई एक चीज देखें कि जो A+ कैटेगरी अनाउंस की और फिर 25 to 28 प्लेयर्स जाएंगे टूर पे, जैसे आपने भी बताया है, तो उसमें कितने चांसेस ऐसे हैं कि जो ये लास्ट है कि जो डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स थे, क्या उनका उसमें नाम होगा? क्या A कैटेगरी जो A+ की कैटेगरी है, क्या वो लड़के ही सिलेक्ट होंगे? तो ये इस पे जरा, क्योंकि आपकी गहरी निगाहें, आप जरा ज्यादा डीपली बता सकते हैं हमको इस चीज के बारे में। देखिए, वो 25-28 प्लेयर्स तो वही होंगे जो पाकिस्तान का एक पूल हमेशा रहता है, और ऑफ कोर्स उसमें डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स भी होंगे। और A+ कैटेगरी तो आपकी डोमेस्टिक के साथ साथ वो प्लेयर्स भी हैं जो इन आउट पाकिस्तान टीम के साथ होते, जैसे शाहिद उस्मान कादिर है, खुशदिल शाह शॉर्टर फॉर्मेट के हैं, और वहां तो जाके टेस्ट भी खेल रहे हैं और T20 भी खेल रहे हैं। तो इसी फॉर्मेट को जो सूटेबल प्लेयर्स होंगे, अब हारिस रऊफ भी उस टूर का हिस्सा बन सकते हैं। और बहुत सारी चीजें पीसीबी को देखनी है। तो ये पहले पीसीबी को देखना है कौन से प्लेयर्स टूर पर जाने को राजी होते हैं। ईद के बाद पीसीबी की मीटिंग होनी है प्लेयर से, जिसमें प्लेयर्स को ब्रीफ किया जाएगा कि जो बायोसिक्योर एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, और इंग्लैंड में सेफ्टी के और हेल्थ के हवाले से क्या इंतजाम है। उसके बाद फिर प्लेयर्स अपना कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ, हम जाने को तैयार है। और फिर जो 28-25 प्लेयर्स जाने को तैयार होंगे वो उस दौरे का हिस्सा होंगे। तो परफॉर्मेंस तो ऑफकोर्स पहली प्रायोरिटी होगी। बट अगर आप ये कह लें कि 6-8 प्लेयर्स जाने को ही नहीं तैयार, तो कुछ बैकअप के प्लेयर्स आगे आ जाएंगे, जो दूसरे टीयर के प्लेयर्स उनका चांस बन जाएगा। तो ये चीज तो अभी फिलहाल यहाँ पे काफी प्रीमेच्योर है डिस्कस करना कि कौन से प्लेयर्स जाएंगे। लेकिन अगर एज वी स्पीक हर प्लेयर जाने को तैयार होता है, तो वही होगा जो पाकिस्तान के प्लेयर्स का पूल है, जो व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट का है।
सही सही। अच्छा फैज़ान, एक बात सामने आई थी कल के हसन अली और मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बनाया गया ऑफिशियल ग्रुप छोड़ा जिसमें 30 क्रिकेटर शामिल थे, तो आप क्या समझते हैं वो ग्रुप छोड़ने की क्या वजह है? कयास राइयाँ और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम शामिल नहीं हुआ? नहीं देखिए, एक प्लेयर्स का व्हाट्सएप ग्रुप था जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स का व्हाट्सएप ग्रुप था, उससे वहाब रियाज की ग्रुप से लेफ्ट आउट कर गए, तो ये तो नेचुरल सी बात है। और हसन अली की जो फिटनेस का भी मसाइल ऐसे चल रहे हैं तो वो फिटनेस टेस्ट में भी अपेयर नहीं होगा, फिटनेस का अलग ग्रुप है तो वो वहां से अगर लेफ्ट कर गए, बट ये माइनर सी बातें हैं, इसको बिला वजह इशू बनाया जा रहा है। एक अगर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स का ग्रुप, और अगर प्लेयर ने समझा कि अब हम कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है तो वो हम ग्रुप छोड़ देते हैं इससे पहले कि कोई हमें हटाए। जैसे आप यहाँ पे मिसाल ले लें, आप एक इदारे में काम करते हैं, उस इदारे के व्हाट्सएप ग्रुप का आप हिस्सा होते हैं, आप स्पोर्ट्स डेस्क पर है, आप उस स्पोर्ट्स के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा होंगे। अब आपका ट्रांसफर अगर स्पोर्ट्स डेस्क से उठाकर मेन डेस्क पर या फॉर दैट मैटर एंटरटेनमेंट की डेस्क पर कर दिया जाता है, तो आप खुद प्रेफर करेंगे कि अगर आपको स्पोर्ट्स के डेस्क के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला जाए, आप खुद छोड़ के आपकी जो प्रायोरिटी हो गई है डेस्क की उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। तो ये वही चीज है, इसको कोई इतना मेजर इशू नहीं है, ये एहतजाज नहीं, प्लेयर से खुद ये समझा कि अब उस ग्रुप में क्वालिफाई नहीं करते वो, तो ठीक है, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स का ग्रुप था तो वो लेफ्ट कर गए। ये फैजान भाई एक चीज देखिए, अगर हसन अली की इंजरी की हम बात करें तो काफी लंबा डिस्टेंस हो गया है, काफी टाइम हो गया है, अब तक तो हसन अली को काफी हद तक फिट होना चाहिए था, लेकिन फिर वही सुनने में आ रहा है कि उनकी कमर की इंजरी है, दोबारा वो वापस आ गई है कि जो पीएसएल में जो उनकी परफॉर्मेंस हो रही थी उस तरह से उनका रिदम नहीं आ रहा था। ऑब्वियसली वो टाइम लगता है, टाइम फास्ट बॉलर टाइम लेने के बाद ही वो रिदम वापस आता है। तो क्या ये उनका रिहैब क्या यहाँ पर प्रोसेस नहीं हो सकता आपके पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान के पास ऐसे डॉक्टर्स नहीं है कि जो उनकी कमर की इंजरी यहाँ पर वो कर सकें, ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास मौजूद नहीं है? कि मैं समझता हूँ ये तो बीइंग अ प्रोफेशनली आपको खुद अपना एहतियात करना चाहिए, इसमें आप क्या कहेंगे? यार देखो, इंजरी तो कोई ऐसी चीज है जो कभी भी किसी को हो सकती है, बट सवाल यहाँ पे ये होता है, डॉक्टर सोहेल से कोई ये पूछे कि जब अक्टूबर में पहली मरतबा इंजर्ड होकर हसन अली आए थे तो उस वक्त क्या ट्रीटमेंट की गई थी और उस वक्त प्रॉपरली डायग्नोज हुआ था या नहीं, उस वक्त के डायग्नोसिस क्या थे और आज के डायग्नोसिस क्या है हसन अली के। आप देखें ना, फैज़म ट्रॉफी के स्टार्ट में पिछले सीजन में अनफिट होते हैं हसन अली, 6 हफ्ते के लिए बाहर होते हैं, आते हैं, फिर एक मैच खेल के इंजर्ड हो जाते हैं, पता चलता है फिर उनके रिब का मसला हो गया, पसलियों का मसला हो गया, फिर वो 7 हफ्ते के लिए बाहर हो जाते हैं, फिर पीएसएल में आते हैं और फिर उसके बाद पता चलता है कि उनकी बैक में तो कुछ और ही मसला है। तो ये बार बार ये जो चीजें हो रही, तो इससे हसन अली से ज्यादा सवाल तो जो मेडिकल पैनल है उससे होना चाहिए कि भाई आप किस तरह का डायग्नोज कर रहे थे और किस तरह का रिहैब कर रहे थे। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अजहर महमूद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जी हसन अली को जो इंजरी हुई वो ओवर वेट उठाने की वजह से हुई है। तो जब, क्योंकि आपके पास खुद वहाँ पूरा स्टाफ मौजूद होता है, आपके पास ट्रेनर्स मौजूद होते हैं, और फिर ये अगर ओवर वेट हो रहा है तो इट मीन्स कि ये लड़के की खुद कोताही है कि जिसको अपना प्लान नहीं पता हुआ या ओवर प्लान वो करने की कोशिश कर रहा है। तो यही तो वजूहत होती है जो आपको इंजरी सामने आती है। तो यार ताहिर, ये चीजें तो ट्रेनर ने बतानी है ना कि आपने कितना वेट उठाना है, कब उठाना है, कब आपको ट्रेनिंग करनी है। ये चीज प्लेयर को तो अपनी तरफ से कोई क्यों करेगा? नहीं, क्योंकि आपके फॉर्मर कोच ने बोला था ना, फॉर्मर कोच ने बोला उस वक्त तो वो मौजूद था अजहर महमूद ने। जब रिहैब चल रही, ये तो देखो जब रिहैब चल रहा था उस दौरान हसन अली ने क्या ट्रेनिंग की और उसके बाद फिर आते ही अनफिट हो गया। ये सारी आप पिछले अक्टूबर से आज मई खत्म होने आ गया, आप इस दौरान आप देखें ना कि क्या हुआ हसन अली के साथ। और मैं इससे प्लेयर से ज्यादा क्वेश्चन तो मेडिकल स्टाफ पे होगा कि यार आपने किस तरह रिहैब किया इसका, आपने कहा, अगर वो पहले मुकम्मल फिट नहीं था तो आपने इसको क्यों फैज़म ट्रॉफी और फिर दोबारा अगर अनफिट हो गया तो आपने फिर क्यों पीएसएल खेलने का उसको इजाजत दी, या क्या बार बार मुख्तलिफ इंजरीज हसन अली को हो रही है? ये सारी वो चीजें जो जवाब देनी पड़ेगी सोहेल को कि अक्टूबर में इसकी क्या स्टेटस थी, फिर जब सीजन के एंड पे जब हसन अली को अलाउ किया जाता है ट्रॉफी का फाइनल खेलना, ट्रॉफी के एंड के मैचेस में आना, तब उसकी क्या पोजीशन थी, और फिर जब पीएसएल के लिए दोबारा उसको अलाउ किया जाए तब उसकी क्या पोजीशन थी। आज ठीक है फैजान, आपको पॉइंट आ गया। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे। कल बाबर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस हवाले से उनका क्या कहना था इस पर डिबेट करेंगे, और फिर इंडियन क्रिकेटर्स के हवाले से कुछ बातचीत की जा रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से और IPL के हवाले से, तो वो भी एक ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे।
वेलकम बैक। ब्रेक से कबल बात कर रहे थे हसन अली और मोहम्मद आमिर के हवाले से। मोहम्मद आमिर का जो कहना था मिकी आर्थर के हवाले से और हसन अली की इंजरी के हवाले से बातचीत की। लेकिन अब बात करते हैं बाबर आजम के जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाबर आजम ने, और उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरह अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहते हैं बाबर आजम। तो ताहिर खान साहब, कैसी लग रही है बाबर आजम की अप्रोच? पहला दौरा होगा इंग्लैंड के खिलाफ बाबर आजम का एज अ कैप्टन, तो कैसा देखते हैं? देखिए, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्रेशर तो होगा बाबर में, क्योंकि ओडीआई की पहली दफ़ा कैप्टनसी करेगा। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जी मेरे आइडियल इमरान खान है, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान के बाद जितने भी कैप्टन बने सभी उनको आइडियलाइज करते हैं और उनको देख के ही वो सीख रहे हैं। वसीम अकरम हो गए या मोइन खान हो गए, इवन इंजमाम हो गए, शायद अफरीदी हो गए, सब ने कहा हम एग्रेसिव उनकी तरह ही खेलना चाहते हैं, इमरान खान की तरह। ऑब्वियसली हर एक का ड्रीम होता है कि जो 92 का वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया था उस हिसाब से वो उसको कैरी ऑन करें। रही बात बाबर आजम की, तो बाबर आजम पे प्रेशर होगा और ये बड़ा हार्ड टूर है बेसिकली बाबर आजम के लिए और उनके प्लेयर्स के लिए, क्योंकि इसमें उनकी भी आजमाइश है और उनके प्लेयर को भी आजमाइश है। प्लस मिसबाह उल हक पे भी काफी प्रेशर होगा। जितने भी ओवरऑल हैं तो काफी प्रेशराइज्ड टूर होगा ये हर एक के लिए। ठीक है, काफी प्रेशराइज्ड टूर होगा। ताहिर खान का ये पॉइंट है। फैजान लखानी, आपके जानिब आऊंगा, और उनका ये भी कहना था कि मैं चाहता हूं ग्राउंड पर जो फैसले हों वो खुद करूं। तो आप समझते हैं कि मिसबाह उल हक और वकार यूनिस के होते हुए बाबर आजम अपने फैसले खुद ले पाएंगे? क्यों नहीं ले पाएंगे? और दूसरा, अभी तो इंग्लैंड में तो ओडीआई खेलने नहीं, तो T20 ही खेलने हैं, तो बाबर के T20 का इम्तिहान होगा। बट ये कि आगे जाके जब ओडीआई होंगे तो ऑफकोर्स बाबर पे ये देखना होगा कि वो अपनी बैटिंग किस तरह मैनेज करते हैं और फिर अपनी कप्तानी किस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये खदशा है कि कहीं बाबर की बैटिंग मुतासिर ना हो जाए। तो बाबर बड़े कॉन्फिडेंट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि वो जब बैटिंग कर रहे होते तो उनकी तो वो जब बैटिंग। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर जैसे अभी पहले T20 के कप्तान थे, अब वनडे की भी कप्तानी सौंप दी गई, तो फर्क पड़ेगा बाबर की कप्तानी पर या बैटिंग पर? तो जब वनडे खेलेंगे तब देखा जाएगा ना। बट जिस तरह के जिस लेवल के कप्तान, जिस लेवल के प्लेयर है अब बाबर, आई होप के वो अपने एतमाद पर कोई कह ले के आंच ना आने दे, वरना पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होगा। अब तक तो बाबर ने सही तरह कह के, बल्कि इनफैक्ट आई वुड से कि टू अर्ली टू जज अब तक का जो भी बाबर ने किया है, बहुत ही शॉर्ट ही उनकी भी एज कैप्टन हमने उनको व्यू किया। बट ये कि देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, लेकिन फैजान भाई बात ये ना, वही क्रिकेटर का काम तो क्रिकेट परफॉर्म करना है और ग्राउंड में परफॉर्म करना है, क्योंकि उन पर जो सवाल उठे हैं कि जी उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो दूसरे देखिए बात उसका जवाब भी दे उन्होंने कि मैं गोरा नहीं हूं। एग्जैक्टली पॉइंट आपने रेज किया कि ये इंग्लिश आना किसी प्लेयर को, यार ये सारी स्कूल की बात है। इंजी भाई को भी इतनी कोई अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी और कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था। पहले सरफराज अहमद पर भी ये बात हुआ करती थी कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। वहां पर मैंने बड़े बड़े फुटबॉलर्स के इंटरव्यू किए, वो अपनी जो उनकी नेशनल लैंग्वेज होती है, जो उनकी फैमिली लैंग्वेज होती है, वो उसमें बात करते हैं। रिसेंटली कार्ल्स प्यूल का मैंने इंटरव्यू किया था और वो स्पेनिश में जवाब दे रहे थे। तो चीजें ठीक है, वो उनका ट्रांसलेटर आके मुझे बता रहा था कि आप ये चीजें, ये जवाब उनका है, वो इंटरप्रेट कर रहे थे चीजें। तो ये दुनिया भर में प्लेयर्स अपनी जो जुबान होती है उसमें बात करते हैं। और बात है कि हमें इस सोच से बाहर निकलना चाहिए कि आप अंग्रेजी आती है तो आप बड़े काबिल हैं। क्रिकेटर का काम अंग्रेजी बोलना नहीं है भाई, क्रिकेटर का काम ग्राउंड पे जाके एग्जैक्टली क्रिकेटर का काम है क्रिकेट खेलना है, इससे जज करना छोड़ दें। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल। ताहिर खान साहब, आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम का जो ये कहना है कि ग्राउंड पे चाहता हूँ कि खुद फैसले लूँ, आप समझते हैं कि मिसबाह उल हक और वकार यूनिस के होते हुए वो खुद फैसला ले सकते हैं? देखें, जिस तरह फैजान भाई ने कहा बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बिल्कुल ही यंग है और इनके सीनियर मिसबाह वहाँ मौजूद है, हेड कोच हैं, चीफ सेलेक्टर हैं, फिर वकार यूनिस वहाँ मौजूद हैं। ऑब्वियसली उस तरह से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अर्ली ऑन तो हम नहीं कह सकते इस चीज़ को। वक्त के साथ हम कह सकते हैं कि किस तरह से डिसीजंस उनके फेवर में जाते हैं और कौन से डिसीजन उनके अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि जो सर्कल के अंदर, जो रस्से के अंदर की जो क्रिकेट होती है, वो तो कैप्टन ही आपको वहाँ पर वो सारे डिसीजन लेता है। हाँ, ऑब्वियसली जो कोच आपका बाहर ड्रेसिंग रूम में बैठा होता है वो सारे ज़्यादा अच्छा व्यू देखता है एज कम्पेयर टू कैप्टन वहाँ पर। तो ऑब्वियसली वो जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे तो उसको मिक्स करके वो उस चीज़ को अप्लाई करेगा। ये बात भी उन्होंने कही थी कि मतलब जो क्राउड है उसके बगैर खेल रहे हैं 10 साल से खेलने का तजुर्बा है, लेकिन जो सामने वाली टीम होगी उसको एक चैलेंज होगा अगर वो बगैर क्राउड के मैचेस होते हैं तो।
देखिए जो कंडीशन चल रही है इस वक्त, ऑब्वियसली अगर क्रिकेट दोबारा स्टार्ट होगी तो ये तो हमें इस चीज़ को जहन में लाना चाहिए, क्योंकि ये क्राउड अब नहीं मौजूद है इस वक्त। जब जैसे जैसे सिचुएशंस बेहतर होंगी तो फिर शायद क्राउड को वो वापस लाएंगे। तो अभी तो फिलहाल ये चीज़ तो आप छोड़ देंगे जी, क्राउड नहीं है, ठीक है, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं। क्राउड के बगैर क्रिकेट बिल्कुल बेमायने है। जो आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलती, आपको जो बातें नहीं मिलती, लोगों की जो शाउटिंग होती है वो नहीं मिलती, ऑब्वियसली वो बूस्टअप करता है। लेकिन अब हमें फर्दर स्टेप देखना है, हमें हम आगे मूव होना है। हमें क्या, जितने भी वर्ल्ड में जो क्रिकेट हो रही है जहां पर वो हमको मूव होना है, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ठीक है। अच्छा, एक और बयान आया बाबर आजम का। फैजान, आपसे पूछना चाहूंगा कि उनका बयान ये था कि एक कप्तानी मिलना अच्छा है, लेकिन कप्तानी तब अच्छी लगती है जब टीम साथ दे, और टीम साथ नहीं देती तो ये कप्तानी कांटों की तरह चुभती है। तो ये एक पैगाम है या क्या कहना चाह रहे थे बाबर आजम? यार ये तो ऑब्वियसली बात है मोहसिन, के कप्तान उसी वक्त सक्सेसफुल हो सकता है जब टीम एज यूनिट उसके साथ खड़ी हो। जब यूनिट एक कप्तान की स्ट्रेटजी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती तो फिर वो कप्तान सक्सेसफुल है। हमारे यहाँ हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे। लेकिन हमने देखा है कि माजी में ग्रुप बंदियों के सिलसिले होते रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। वही कह रहा था। अब बहरहाल अब माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है, बट हमारे यहाँ ये पास रहा है कि कप्तान को सपोर्ट नहीं किया गया। आई होप के प्लेयर्स और यंग यूनिट है पाकिस्तान टीम को, और यंग यूनिट सपोर्ट करेगा बाबर को, और करना चाहिए। और एक और अहम बात, जिस तरह पहले डिस्कशन हो रही थी, बाबर को अपने फैसले करना होंगे और अपने फैसले पर स्टैंड लेना होगा, क्योंकि जवाबदेह फील्ड के फैसलों के बाबर ही हैं। बाबर कैन नॉट गेट अवे बाय सेइंग कि यार मुझे तो मिसबा ने या मुझे तो वकार यूनुस ने कहा था तो ये मैंने कर दिया। नहीं भाई, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और अपने फैसले मनवाने हैं। और अगर बाबर समझता है कि टीम में उसको XYZ प्लेयर की जरूरत है तो बाबर शुड आस्क फॉर दैट प्लेयर। बाबर को यस सर वाली पॉलिसी नहीं करनी चाहिए। कोई फॉर दैट मैटर कोई भी कैप्टन हो, उस कैप्टन को ग्राउंड में टीम को लड़ाना है। वो कैप्टन को पता होना चाहिए कि मेरे साथ ये लड़का मेरी स्ट्रेटजी में शामिल है। अब बाबर चाहे अगर उसको टीम में रोहिल नजीर चाहिए तो वो रोहिल को मांगे, उसको टीम में हसन अली तो अब तो बहरहाल फिटनेस का मसला है, या उसको टीम में आमिर चाहिए या वहाब चाहिए, वो मांगे कि यार मुझे ये 2 प्लेयर चाहिए, मुझे इनकी जरूरत है टीम में। ये नहीं कि मना हो गया तो मना हो गया। आपको एज कैप्टन फाइट करना चाहिए अपनी टीम के लिए। ठीक है। बाबर आजम को अगर मजबूत कप्तान बनना है, तगड़ा कप्तान बनना है, तो उनको अपने फैसले मनवाने होंगे और फील्ड पर मुझे इमरान खान जैसा कप्तान बनना है, तो भाई इमरान खान पूरी अपनी उनकी एक से होती थी, उनको कहते थे कि भाई ये 15 लड़के जाएंगे तो वो 15 लड़के जाएंगे, और फिर कोई आगे से सवाल नहीं करता था कि यार ये क्या है। इमरान जब अपनी मर्जी से लेके जाते थे तो फिर वो उसको ओन करते थे उस टीम को, और उसके रिजल्ट्स आपके सामने होते थे। तो भाई कप्तान को आप एम्पावर करें। लेकिन फैजान, उस वक्त उनकी मर्जी चल जाती होगी। यहाँ हमने देखा कि यहाँ क्रिकेट बोर्ड की मर्जी चलती है और यसमैन जो है वो कामयाब रहता है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो भाई आप यसमैन ना बने ना, यसमैन ना बने आप। अगर सरफराज भी जब थे, सरफराज को भी जो प्लेयर चाहिए थे वो उनको मांगने चाहिए थे। जिससे पहले जो भी कप्तान थे उनको बोलना चाहिए कि यार ये चीज है और ये मैंने करनी। कप्तान एंड में ब्लेम होता है भाई, गिरेबान कप्तान का पकड़ा जाता है कि यार टीम ने अच्छा क्यों नहीं किया। कप्तान के ऊपर सारी बातें आती है, कप्तान ही हर जगह रिडिक्यूल होता है या कप्तान ही की हर जगह तारीफ होती है। तो भाई कप्तान को जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और कप्तान की बात भी माननी चाहिए। अगर किसी भी कप्तान की बात नहीं मानता तो फिर उसको कप्तान को भी वो ना कहे कि वो वो चीज तो सामने आ गई थी ना, क्योंकि जो सरफराज के साथ हुआ है, सरफराज ने जब बात नहीं मानी तो रिजल्ट आपके सामने। ऑब्वियसली अगर बाबर को भी बात नहीं मानेगा तो रिजल्ट के सामने आ जाएगा। बिल्कुल कंक्लूड करेंगे यहाँ पे। शो का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। बहुत शुक्रिया फैजान लखानी, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। ताहिर खान, आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। आज के प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम में बहुत से टॉपिक्स पर डिस्कशन हुई। हसन अली के मामले को हमने उठाया, मोहम्मद आमिर का जो बयान था उस पर बातचीत हुई, दौरा इंग्लैंड के हवाले से बातचीत हुई, और बाबर आजम के हवाले से जो उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए थे वो क्लियर किए। आपको एक बार फिर कल मुलाकात होगी आपसे नए गेस्ट नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।